नमस्कार दोस्तों। इंडिया इंटरनेशनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की आर्मी के काफिले पर हमला किया, जिसमें कई जवानों की मौत हो गई है। कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि 6 से ज़्यादा जवानों की मौत हुई है, कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि 9 से ज़्यादा जवानों की मौत हुई है। दूसरा, ईरान, सऊदी और टर्की, ये तीनों मिलके एक नया ग्रुप बनाना चाहते हैं ताकि इज़राइल का सामना किया जा सके। जी हाँ, ताकि इज़राइल का सामना किया जा सके। और ये अपने आप में एक काफ़ी ही महत्वपूर्ण कदम होगा, जिसके बारे में बात की जा रही है। दूसरा, बिहार के अंदर आज पहली तारीख हो गई, तो 6 तारीख को पहले फेज़ का वोटिंग है और 4 तारीख को ये सारा का सारा चुनाव का जो फर्स्ट फेज़ का प्रचार है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन बिहार के अंदर एनडीए के अंदर जो सारा का सारा, पहले इसी भी बात कर लेंगे, एनडीए के अंदर जो इस समय मारामारी चल रही है वो अपने आप में एक्सट्रीम पॉइंट पे है इस टाइम। और हालात ऐसे हो गए हैं कि जब ये लोग अपना संकल्प पत्र, जब मैनिफेस्टो जिसको जनता के सामने पेश करने के लिए आए, तो सारे लीडर सिर्फ 60 सेकंड के लिए स्टेज पर थे। नीतीश कुमार 60 सेकंड में छोड़कर चले गए। बाकी बीजेपी के जो लीडर थे उसमें नड्डा साहब और कई और लीडर जो थे, इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा थे, वो भी छोड़ के चले गए। और अंत में पूरा का पूरा जो मैनिफेस्टो था वो सम्राट चौधरी ने पढ़ा। हालात ऐसी थी कि ऐसा लगता है कि किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं था, किसी को किसी से बात करने में भी इंटरेस्ट नहीं था। और अमित शाह के द्वारा कई बार ये कहा जाना कि चुनाव होने दीजिए, नतीजे आएंगे, उसके बाद हम इस बात का फैसला करेंगे कि प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। ये पहला बड़ा एक इंडिकेशन है जिसके अंदर कहा गया कि नीतीश कुमार बिल्कुल और बिल्कुल भी सीएम कैंडिडेट नहीं है। और ख़ास तौर से जबकि इंडिया गठबंधन ने तेजस्वी को सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है, तो उस हालात के अंदर जो चीज़ें निकल कर आई हैं, जो प्रेशर एनडीए के ऊपर बना है कि तुम क्यों नहीं अपना सीएम सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करते हो। तो पहले तो अमित शाह के लिए कहा गया था, उन्होंने कहा कि हम बाद में देखेंगे, फिर बाद में कहते नहीं, नेतृत्व तो नीतीश कुमार का ही है, अब इसमें शक वाली कौन सी बात है। लेकिन नेतृत्व को क्या करना है, क्योंकि नीतीश चाहते थे कि उनको चुनाव से पहले डिक्लेयर किया जाए कि भैया हम सीएम कैंडिडेट हैं, चाहे कोई भी जीते कोई भी हारे। अगर एनडीए जीतता है तो फिर वो जो चीफ मिनिस्टर हैं वो नीतीश बनेंगे। ये जो सारा का सारा जो मुद्दा है ये बहुत ज़्यादा इस समय गर्मा चुका है। और दूसरा, वहाँ पर धनबल हो या बाहुबल हो या अपराध हो, ये इस समय उसकी लिस्ट लंबी होती चली जा रही है। और वहाँ पर एक बड़े बाहुबली की हत्या होना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता चला जा रहा है। पटना की मोकामा सीट बाहुबल और संपत्ति के प्रदर्शन का केंद्र है। जनता दल यूनाइटेड के अनंत सिंह, जी हाँ, और अनंत सिंह पर भैया जी हत्या, धमकी, अपहरण, अवैध हथियार, अपराधियों को संरक्षण, 28 आपराधिक केस उनके ऊपर दर्ज हैं। और उनकी पत्नी नीलम देवी के पास जो संपत्ति है 62 करोड़ रुपए की है। कई फॉर्च्यूनर, थार, इनोवा जैसी लग्जरी गाड़ियां हैं और बहुत सा इनके पास पूरा का पूरा जो पैसा भी है। तो कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो रहा है कि ये पूरा का पूरा चुनाव अब बाहुबलियों के, हाँ, क्या कहते हैं कि उनकी बाहुबल शक्ति के ऊपर सिमट कर रह गया कि कौन कितने वोट बटोर सकता है अपने बाहुबल के द्वारा। देख लीजिए साहब, ये सारे की सारी जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो अपने आप में मायने रखती हैं। और जो ख़ास तौर से जो बीजेपी और जेडीयू कहते हैं कि हम तो क्लीन बिल्कुल राजनीति करते हैं, अब वहाँ पर जब ये सारे बाहुबली आते हैं तो आप समझ सकते हो कि बिहार की राजनीति जो है वो बाहुबलियों से मुक्त नहीं हो सकती है। दूसरी खबर पर आते हैं और वो ये है कि बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी के काफिले के ऊपर हमला किया।
सुनने में आया कि 6 सोल्जर्स की डेथ हो गई है, कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि 9 से ज़्यादा सोल्जर्स की डेथ हुई है और इसमें काफ़ी मॉडर्न जो हथियार हैं उसका भी इस्तेमाल किया गया है। बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान के कलात डिस्ट्रिक्ट का मंगोचर कोई इलाका है, वहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी के काफ़िले पर घात लगाकर हमला किया गया और इसके अंदर 2 कमांडो समेत कई और जो उनके सोल्जर्स हैं वो मारे गए हैं। ये भी बताया गया कि पाकिस्तान की जो आर्मी यूनिट था उसके ऊपर हमला जो था स्नाइपर्स से किया गया था, स्नाइपर्स जो होते हैं उन्होंने किया था और बीएलए ने इसकी जिम्मेदारी ली है और इसमें स्नाइपर और रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड आरपीजी का इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो कुछ मुठभेड़ भी चली थी आपस में और 50 मिनट तक मुठभेड़ चली है और बलूचिस्तान लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के लिए तो एक किस्म से एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और हाल ये बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की मांग भी करता है और सीपेक से जुड़े प्रोजेक्ट्स को भी उन्होंने अक्सर निशाना बनाया है और पाकिस्तान की जो सोल्जर्स हैं, जो उनकी आर्मी यूनिट्स हैं, उनको भी अक्सर ये निशाना बनाता है। गल्फ से एक न्यूज़ है कि ईरान, टर्की और सऊदी एक नया गठबंधन बनाने के फिराक में हैं, एक नया अलायंस बनाना चाहते हैं जो कम से कम क्या कहते हैं कि इजराइल को सामना कर सके। तो शुरुआती में जो कवायद है वो सऊदी अरब और ईरान के साथ आने की थी, अब टर्की को भी साथ में लाने की बात की जा रही है और इसके लिए ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं मसूद पेजेश्कियन वो इस पूरी की पूरे उसमें जुटे हुए हैं कि कैसे भी करके इनको भी साथ में लाया जाए। लेकिन नेटो के चक्कर में सारी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि टर्की नेटो का मेंबर है और टर्की अगर नेटो का मेंबर है तो फिर वो ईरान के साथ कैसे जा सकता है, ये क्वेश्चन मार्क निकल के आते हैं। अब एक बात तो तय हो गई कि गल्फ के अंदर इजराइल जो है एक सुपर पावर के रूप में निकल के आया कि कोई भी देश उसका सामना नहीं कर सकता। उसने ईरान पे अटैक किया, सीरिया, कतर, इराक, लेबनान सब पे अटैक किया उसने, गाज़ा पे तो चल ही रहा है उसका। तो सभी मुस्लिम देशों के ऊपर जो अटैक किया है उससे इजराइल को हर जगह बढ़त मिली है। लेकिन ये जिन 3 कंट्री की हम बात कर रहे हैं अलायंस बनाने की, उसके अंदर टर्की के पास 6 लाख की एक्टिव आर्मी है, 3 लाख रिजर्व में है, 2200 टैंक हैं, आर्टिलरी है और टर्की के पास 17 नेवल फ्रिगेट्स हैं, 13 सबमरीन्स हैं, 1000 से ज़्यादा फाइटर प्लेन्स हैं टर्की के पास। फाइटर प्लेन तो नहीं, सारे मिला के 1000 प्लेन है। फाइटर प्लेन की संख्या 201 है, 200 से ज़्यादा है। सऊदी के पास भी 1.57 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं और इसके अलावा उनके पास F-15 ब्रिटेन के टॉर्नेडो और यूरोप के यूरो फाइटर्स हैं। सऊदी के पास 185 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर भी हैं और ईरान के पास 5.8 लाख की आर्मी है, 2 लाख रिजर्व में है और 3000 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, शाहिद ड्रोन है और अब चाइना भी उनकी मदद कर रहा है। हमने इसके बारे में एक ऑलरेडी रिपोर्ट आपको प्रोवाइड भी की है। तो ये थी हमारे दोस्तों आज की पेशकश, उम्मीद है आपको पसंद आई है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी आप कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद आप सबका।